नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम श्री गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। इस समय हम योग की बात कर रहे हैं। अशुभ योग चल रहे हैं हमारे कुंडली के विवरण में। तो तृतीय स्थान में अगर अशुभ योग हो तो व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है या व्यक्ति को किस तरह के दुख झेलने पड़ते हैं, किस तरह का उस ग्रहों का प्रभाव होता है। तृतीय स्थान यह हमारा पराक्रम स्थान है, भाई बहनों का स्थान है और सहज स्थान है और सहज के साथ साथ उपचय स्थान है। तो तृतीय स्थान में अगर कोई अशुभ ग्रह है या अशुभ योग बनता है तो वह व्यक्ति पराक्रम कितना भी करे लेकिन उसे पूर्ण यश नहीं मिलता, कई बार थोड़ा भी यश नहीं मिलता। तृतीय स्थान में अगर तृतीयेश विराजमान है और तृतीयेश के साथ अगर लग्नेश भी हैं तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अगर तृतीयेश के साथ मान लो पंचमेश है तो उसके विचार शक्ति में कहीं ना कहीं न्यूनता आती है। विचार शक्ति में वो पूर्ण रूपेण सफल नहीं होता। अगर तृतीय स्थान में उसका भाग्य स्थान का स्वामी है और अशुभ ग्रह अशुभ योग में फंसा हुआ है तो भाग्य उसको साथ नहीं देता। भाग्य कितना भी वो परिश्रम करे लेकिन उसके भाग्य से उसको उस परिश्रम का फल नहीं मिलता। इसी तरह 12 घरों के जो स्वामी होते हैं वो अगर तृतीय स्थान में एक एक करके हम बताएंगे तो जिस तरह से मान लो अगर षष्ठ स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में अशुभ योग में है तो उसके शत्रुओं का बल ज़्यादा हो जाता है, बीमारियां घेरती हैं और किसी भी तरह बीमारी का उपचार नहीं हो पाता। अशुभ योग की वजह से उसको मरणासन्न कष्ट भोगने पड़ते हैं, कर्जा हो जाता है और परिश्रम के साथ साथ उसका धन का भी व्यय होता है क्योंकि जो उसने परिश्रम से धन कमाया हुआ होता है, क्योंकि षष्ठेश साथ होने की वजह से षष्ठ से सप्तम स्थान व्यय स्थान का होता है, इसलिए बीमारी में उसका पैसा व्यर्थ जाता है या बीमारी में ही उसका पैसा खर्च होता है और उसके बावजूद भी उसको उसका समाधान नहीं मिलता। इस तरह अगर कर्म स्थान का स्वामी उसके साथ अशुभ योग में फंसा है तो कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती या कर्म करेगा तो उस कर्म का फल नहीं मिलेगा या कर्म करने के बाद उसका कर्म व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह लाभ का स्वामी और लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर व्यय स्थान का स्वामी उसके साथ अशुभ योग में है तो जो भी कार्य करेगा सब कुछ उसका व्यर्थ ही जाता है। दोस्तों, अशुभ योग अगर तृतीय स्थान में जैसे मैंने बताया एक एक भाव अगर उसके साथ में है तो उस भाव का परिणाम होता है उस कार्य के ऊपर। और मान लो इन्हीं योगों के साथ अगर लग्नेश स्वतंत्र है और उच्च राशि में है या स्वगृही है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, ऐसे में अशुभ योग के ऊपर भी वह कहीं ना कहीं मात दे देता है। अर्थात अशुभ योग होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मार्ग निकाल लेता है और उसकी अशुभता कुछ कम होती है। लेकिन ये तब होता है जब लग्नेश की महादशा हो। अगर ऐसे में लग्नेश के अलावा अगर किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही हो और लग्नेश उच्च राशि में हो फिर भी उसको महादशा का ही फल मिलेगा
जो कि अशुभता की तरफ जाता है। ऐसे में गोचर ग्रह क्या कहते हैं, महादशा अंतर्दशा क्या कहती है, और उसका आज की कुंडली का जो उसके जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो क्या कहते हैं। इस तरह जब सभी ग्रहों का संयोग किया जाता है, सभी ग्रहों को योग में लाया जाता है और उसका गणित, उसका जब उसकी डिग्री, उसकी अवस्था, और जैसे हम एक पार्ट और भी अंदर का कहेंगे कि इन ग्रहों के साथ अगर मान लो अशुभ ग्रह के डिग्री या अशुभ ग्रह के अंश अगर जातक के अनुकूल हैं तो कभी कभी अशुभ ग्रह की अशुभता कम हो जाती है। अर्थात अगर अशुभ ग्रह मान लो मेष के या विषम राशि के 28-29 अंश पर है तो वह मृतावस्था में होगा और ऐसे में उसकी अशुभता कहीं ना कहीं कम दिखाई देगी। लेकिन अगर यही ग्रह मान लो युवावस्था में होगा और महादशा भी उसी की चल रही है, गोचर में भी वो वही योग बना रहा है, तब जातक को भयंकर कष्ट होगा, भयंकर उसको पीड़ाएं होंगी और भयंकर दुख से उसको भयंकर दुख से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि अशुभ योग कुंडली में होने के बावजूद भी लोग उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं और कई लोगों से मैंने सुना भी है, कई लोग कहते भी हैं कि हम ग्रहों को नहीं मानते या हम इन योगों को नहीं मानते। ये तब तक उनकी भाषा रहती है जब तक उनको उस योग का अनुभव नहीं होता। अगर कोई व्यापारी पूर्ण परिश्रम से अपना व्यापार कर रहा है और अच्छा व्यापार चलते चलते जब उसके तृतीय स्थान में पराक्रम में दोष आया हुआ है और उसी समय उसकी महादशा शुरू हो जाए और उसी समय गोचर में भी तृतीय स्थान में, उसके तृतीय स्थान में अशुभ ग्रह का योग बन गया, तो इस व्यापारी को देखते देखते जो कल तक ऊंचाई पर था, आज अचानक उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और करोड़ों का नुकसान होने के बाद और वो पूरा धरती पे आ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि कल तक जो व्यापार मेरा इतनी ऊंचाई पे था, आज अचानक इतना गिर कैसे गया या उसको इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। और तब उसे ग्रहों की याद आती है और तब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रहों का ये परिणाम है जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि ग्रह हमारे कुंडली में जैसे भी हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। अशुभ हो या शुभ हो, हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है और वो जैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार अगर हमने हमारे जीवन को डिज़ाइन किया या हमारे कार्य को सुचारू रूप से हमने उसका संयोजन किया तो अशुभ ग्रह के बावजूद भी हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। जप करके, विधि करके, पूजा करके या दान दक्षिणा जो भी उसका उपाय होगा वो करके हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह अशुभ योग के बावजूद भी कई बार देखा गया है कि लोग उसके पहले उसका उपाय कर लेते हैं तो अशुभ ग्रह का उनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। और जैसे मैंने अभी व्यापारी का उदाहरण दिया, तो अगर कोई व्यापारी अपने इस अशुभ योग का पहले ही निदान कर लेता है तो योग गोचर में आने के बाद भी या महादशा उसकी वैसी होने के बाद भी वो बहुत थोड़ा सा उसको नुकसान होता है और वो आराम से उस योग से बाहर निकल आता है। इस तरह उसका लाभ भी होता है और योग का जो आने की क्रिया है वो योग भी आकर निकल जाता है आगे। दोस्तों, इस तरह अशुभ और शुभ योगों का हमने वर्णन सुना
और आगे भी हम कहते रहेंगे। आपके लिए कोई, अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।